अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें। जैसा कि कल हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन तक पढ़ा था, तो आज हम उसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि फ्लक्स हम किसको कहते हैं। तो फ्लक्स हम कहते हैं फ्लो को। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सरफेस, कि मतलब कि किसी भी सरफेस से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही हैं उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। अब हम चल अब हम चलते हैं इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन की तरफ। तो जो ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। कल जैसे कि मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला बताया था, विच इज़ इक्वल्स टू ई डॉट ए ई इज़ द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड ए इज़ द सरफेस एरिया। वो सरफेस एरिया जिसमें से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट, और आपको पता है कि जब हम डॉट खत्म करते हैं तो हमारे पास कॉस ऑफ एंगल आता है। मतलब कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा कि ई ए कॉज ऑफ थीटा। मैंने एक डायाग्राम के थ्रू आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स ए और उसके दरमियान एंगल की रिलेशनशिप को एक्सप्लेन किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि थीटा जो है वो हमारे पास एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया के दरमियान। ठीक है, जैसे कि मैंने डायाग्राम में ई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ले लिया, ए मैंने एरिया ले लिया और थीटा मैंने दोनों के दरमियान एक एंगल को ड्रा किया। कि इसका मतलब यह है कि थीटा जो है वो ई और ए के दरमियान एंगल को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, हम चलते हैं केसेस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरफ। हमारे पास 3 केसेस हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। केस ए हमारे पास वो है कि जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम उस टाइम होगा जबकि हमारे पास जो उसका परपेंडिकुलर है ई और ए आपस में, लाइक देखिए हमारे पास मैक्सिमम तब है जब सरफेस जो है, जो हमारी सरफेस है वो परपेंडिकुलर है वेक्टर एरिया के और इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया कि सरफेस मेरे पास परपेंडिकुलर है जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और उसका जो एरिया है वो आपस में पैरेलल है। ठीक है, लेकिन मैंने पीछे आपको ये भी बताया कि हमारे पास जो थीटा होता है वो एंगल है ई और ए के दरमियान। ई ए आपस में पैरेलल है, सो इस केस में हमारे पास जो इन दोनों के दरमियान एंगल है वो 0 डिग्री है। चलते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फार्मूला की तरफ, विच इज़ इक्वल्स टू ई ए कॉज ऑफ थीटा। मैंने कॉस ऑफ थीटा की जगह 0 पुट कर दिया, 0 डिग्री पुट कर दिया, एंड कॉस ऑफ 0 मेरे पास होता है 1 की इक्वल। सो ई ए जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ई ए आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये मैक्सिमम का केस है। ठीक है, जब हमारे पास सरफेस जो है वो परपेंडिकुलर है ई एंड ए के और ई एंड ए आपस में पैरेलल हैं। केस बी की तरफ चलते हैं। हमारे पास जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम होगा, इस केस में हमारे पास सरफेस पैरेलल है ई और ए के, लेकिन ई और ए आपस में परपेंडिकुलर है। जैसे मैंने डायग्राम में आपको शो किया कि सरफेस तो पैरेलल है लेकिन ई और ए के दरमियान 90 डिग्री का एंगल आ रहा है। ठीक है, तो कॉस ऑफ थीटा की जगह मैंने 90 पुट कर दिया है एंड कॉस ऑफ 90 इज इक्वल्स टू 0। सो सब कुछ 0 हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम। तो अब हम चलते हैं केस सी की तरफ। केस सी तो हमारे पहले हमने केस ए में पढ़ा कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम क्या है, कब होता है। फिर केस बी में पढ़ा कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम क्या होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी तो केसेस हो सकते हैं कि ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास उस केस में ना मैक्सिमम हो ना मिनिमम हो। ये वो केस होता है जब हमारे पास जो सरफेस एरिया वो ना तो परपेंडिकुलर होता है और ना ही पैरेलल होता है फील्ड लाइन के। ठीक है, वो इंक्लाइंड होता है, उसके दरमियान की कोई शेप होती है, कहीं वो मतलब उसका कोई और ही एंगल होता है, ना तो वो पैरेलल आ रहा है ना वो परपेंडिकुलर आ रहा है। ठीक है, तो इस केस में हम उसको फाइंड आउट करने के लिए प्रोजेक्शन ऑफ एरिया हम कैलकुलेट करते हैं, जो कि हमारे पास परपेंडिकुलर होता है फील्ड लाइन के। और ये मैं आपको बता दूं कि वो जो प्रोजेक्शन ऑफ एरिया है, जैसे ई ए कॉज ऑफ थीटा हमारे पास पूरा फॉर्मूला है, तो उसमें जो प्रोजेक्शन ऑफ एरिया है वो है ए कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, तो फ्लक्स हमारे पास क्या है, ई ए कॉज ऑफ थीटा। मैंने इसको फिर से वेक्टर फॉर्म में करने के लिए कॉज ऑफ थीटा को रिमूव किया है विद द हेल्प ऑफ डॉट साइन। मेरे पास क्या आ गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई ए। डायग्राम में मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं, ना तो परपेंडिकुलर है और ना पैरेलल है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इंक्लोजिंग का चार्ज। मतलब कोई भी ऐसी सरफेस जिसके अंदर चार्ज पड़ा हो। ठीक है, मैंने कोई भी स्फेयर ऑफ रेडियस आर को मैंने एज अज्यूम कर लिया, मैंने कोई भी सरफेस अज्यूम कर ली और उसके अंदर मैंने एक चार्ज रख दिया। ठीक है, अब उसमें से मैंने क्या किया कि नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम उसमें से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए मैंने स्फेयर के मैंने E1 A1 मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया मैंने उसका डिफाइन किया।
E2 E3 और साथ में मैंने मतलब n नंबर, मतलब हम उसमें से, मैंने आपको पहले बताया था कि इनफाइनाइट हम लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, तो मैंने ना उसको EN और AN के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। अगर मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया कि अब हमने इसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो हमें सरफेस ऑफ स्फेयर है, हम किसी एग्जैक्ट पोजीशन पे उस, मतलब क्योंकि सरफेस ऑफ स्फेयर का रेडियस बहुत बड़ा है, तो हम उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, स्मॉल एन पार्ट्स में हम उसको डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि एन पार्ट्स में डिवाइड करने से क्या है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है स्फेयर का, कुछ इस तरह से आएगा कि फाई ई इज इक्वल्स टू फाई वन प्लस फाई टू प्लस, मतलब कि हर पार्ट का फ्लक्स ऐड होके हमारे पास टोटल फ्लक्स ऑफ द स्फेयर आ जाएगा, क्योंकि हमने उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो ऐड करने से एज अ होल आएगा, ठीक है। तो देखिए, अब मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास हम स्फेयर का रेडियस था, तो हमने उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, और हर पार्ट का मैंने आपको फ्लक्स बताया E1 A1 E2 A2। अब जब अगर मैंने एज अ होल फाइंड आउट करना है, तो मैं सारे फ्लक्स को आप इसमें ऐड कर दूंगी, जैसे कि फाई ई इज इक्वल्स टू E1 A1 प्लस E2 A2, ये डेल डिनोट कर रहा है स्मॉल चेंज को, ठीक है, और ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, ठीक है। और हमें ये बात भी पता है कि ई और ए जो है वो हमारे पास से सारे एलिमेंट्स के लिए पैरेलल हैं। जैसे आप ऊपर देखिए जो स्फीयर मैंने बनाया हुआ है, उसमें मैंने कहीं भी ई और ए के दरमियान परपेंडिकुलर रिलेशनशिप को शो नहीं किया हुआ, हर जगह ई और ए आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि ई और ए के दरमियान जो एंगल बनता है वो 0 डिग्री है, ठीक है। पीछे हमने देखा कि हमने तमाम फ्लक्सेस को आपस में ऐड करना है, तो E1 A1। अब जैसे कि मैंने आपको पीछे ये बात बताई कि ई और ए के दरमियान जो है वो पैरेलल रिलेशनशिप है, तो पैरेलल में हमारे पास जो एंगल बनता है वो होता है 0 डिग्री का। तो हर केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, E1 A1 कॉस ऑफ 0 डिग्री, E2 A2 कॉस ऑफ 0 डिग्री एंड EN AN कॉस ऑफ 0 डिग्री। अब ए के साथ डेल आप लाजमी लगाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि मैंने आपको बताया था कि कॉज ऑफ 0 1 की इक्वल होता है, तो जहाँ जहाँ हमारे पास कॉज ऑफ 0 था उन सब की जगह मेरे पास 1 आ गया। जब भी कोई क्वांटिटी 1 से मल्टीप्लाई होती है तो वो इटसेल्फ आ जाती है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, E1 A1 प्लस E2 A2 अप टू सो ऑन EN AN। जैसे कि मैंने आपको बताया E1 E2 एंड EN है, तो हमारे पास E1 और E2 पे हमारे पास जो फ्लक्स होगा वो सेम होगा, ठीक है। लेकिन जो EN है वो हमने पीछे कैलकुलेट किया था फील्ड ऑफ लाइन फोर्सेज में, जिसकी वैल्यू आई थी 1/4πε0 .q/r का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी कि E A1 प्लस E A2। अब E के साथ हमने 1 और 2 क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि E1 और E2 आप इसमें इक्वल है, तो मैंने उसको सिंपल जनरल E ले लिया, ठीक है। और EN की हमने वैल्यू पुट कर दी। अब मैंने आपको बताया कि इन सब में से EN के भी हमने वैल्यू पुट नहीं की। अब हमने क्या किया कि सब में से E को कॉमन ले लिया, ठीक है। तो A1 अंदर आ गया डेल A1 प्लस डेल A2 एफ टू सो ऑन डेल AN, ठीक है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स के आगे A1 A2 और AN जो है ये हमारे पास किसके इक्वल है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर की इक्वल है, ठीक है। अभी EN की हमने वैल्यू कैलकुलेट की है, जो कि आई है 1/4πε0 .q/r स्क्वायर, मैंने एज इट इज लिख दिया। आपको पता है कि सरफेस ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4πr का स्क्वायर, 4π कैंसिल बाय 4πr स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया है वो आया है Q/ε0। ये सिंपल इसकी डेरिवेशन है, आपसे डेरिवेशन भी पूछी जा सकती है, फार्मूले के थ्रू आपसे कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया जा सकता है, या MCQ में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। पहले हमने कैलकुलेट किया इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस। अब वो कह रहा है कि अगर हम किसी सरफेस की शेप को चेंज कर दें तो उससे क्या कोई फ़र्क पड़ेगा। तो इसको अब देखते हैं। सबसे पहले हमने एक चार्ट ले लिया, ठीक है। मैंने उस क्लोज सरफेस है, लेकिन वो है क्लोज सरफेस, ठीक है, और उसमें से फील्ड लाइंस वैसे ही इमर्ज हो रही हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि जो मैंने यहाँ पे फिगर ड्रॉ किया, आपको उसमें से नज़र आ रहा है कि उसमें से नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस जो हैं वो पास हो रही हैं, विच इज़ जो कि इक्वल है नंबर ऑफ, मतलब इसमें से जो फील्ड लाइंस पास हो रही हैं और जो नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस जो स्फीयर में से पास हो रही हैं वो सेम है, ठीक है। तो इसका और उसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो सेम होगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इससे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, एक तो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, और दूसरा ये इस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है कि मीडियम कौन सा है, ठीक है। क्लोज सरफेस के अंदर मीडियम कौन सा है, ठीक है। उसे इस चीज़ से बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि उसकी शेप कैसी है, सिर्फ इतना है कि शेप क्लोज होनी चाहिए। थैंक यू।